बचपन में गर्मियों की छुट्टियां लगने के बाद उन छुट्टियों का भरपूर आनंद लेने के लिए मैं मेरे नाना जी के गांव में जाया करता था। मैं राहुल। मैं हर साल मेरी गर्मियों की छुट्टियां अपने नाना नानी के यहाँ पर मनाता था। इस साल भी छुट्टियां लगने के बाद मैंने मेरे नाना को फोन लगाया और नाना से बोला, नाना जी 2 दिन में मैं गांव के लिए निकल रहा हूँ और आप मुझे लेने के लिए मत आना। दोस्तों, मेरे नाना जी हर साल मेरे घर मुझे उनके गांव को ले जाने के लिए आया करते थे, मगर इस साल मैंने उन्हें बोला था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं खुद आपके गांव को आ सकता हूँ। तो नाना जी ने ठीक है बोला और फिर वो मुझे बोले, बेटा गांव के बस स्टॉप पर आने के बाद मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। तो मैंने उन्हें ठीक है बोला और फोन रख दिया। अब मैं नाना जी के गांव को जाने के लिए निकल गया। उस वक्त दोपहर के 3:10 हो चुके थे। मैं बस स्टॉप पर पहुंच गया। बस स्टॉप पर नाना जी के गांव को जाने वाली बस लगी हुई थी, तो मैं बस में जल्दी से बैठ गया। मेरे गांव से नाना जी के गांव को जाने के लिए लगभग 4 घंटे लगने वाले थे। मैं खिड़की की सीट के पास बैठकर बाहर का मनमोहक नजारा देख रहा था। अब दोपहर के 3:45 बज चुके थे, तो मैं ये सोच रहा था कि अब मैं तकरीबन 7:45 बजे नाना जी के गांव को पहुंच जाऊंगा और फिर नाना जी के गांव के बस स्टॉप से मैं सीधे ही घर चला जाऊंगा, क्योंकि उनका घर बस स्टॉप से 15 मिनट की दूरी पर ही था। हालांकि नाना जी ने मुझे बोला था कि गांव के बस स्टॉप पर आने के बाद मुझे फोन करो, लेकिन मैंने सोचा नाना जी को 15 मिनट के लिए क्यों तकलीफ दूं। इस वजह से मैं ही बस स्टॉप से नाना जी के घर चला जाऊंगा। अब बस काफी तेजी से चल रही थी। अब शाम के तकरीबन 6:30 बज चुके थे। अचानक से बस एक जगह पर झटके खाने लगी और झटके खाते खाते बस एकदम से बंद पड़ गई और बस रुक गई। उस वजह से सारे पैसेंजर बस के बाहर आए। जब मैंने बस के टायर को देखा तो बस पंक्चर थी। तभी कंडक्टर बोला, बस अच्छी होने के लिए कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तब तक अगर कोई जाना चाहे तो वो दूसरी बस से जा सकता है। कुछ पैसेंजर दूसरी बस लेकर चले गए, मगर मैं उन दूसरी बसों में काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण नहीं चढ़ा और फिर मैंने सोच लिया कि मैं इसी बस से जाऊंगा। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद बस का काम पूरा हो गया। अब रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। नाना जी का गांव आने में तकरीबन 1 या सवा घंटा लगने वाला था। अब हम पैसेंजर बस में जल्दी से बैठ गए। बस में हम सिर्फ 15 या 16 ही पैसेंजर थे। अब बस वहां से काफी तेजी से निकल गई। मैं खिड़की के सीट पर बैठा हुआ था और बाहर का नजारा देख रहा था। तो बाहर अब काफी सुनसान नजर आ रहा था और बाहर का नजारा भी मुझे काफी डरावना दिख रहा था। आगे 2 जगह पर बस रुकी, वहां पर कुछ पैसेंजर उतरे और अब बस में थोड़े बहुत ही पैसेंजर बचे थे। आगे के 2 जगहों पर बस रुकी, वहां पर थोड़े बहुत पैसेंजर उतर गए। अब बस में थोड़े बहुत ही पैसेंजर थे। अब बस में मैं, ड्राइवर, कंडक्टर और 5-6 पैसेंजर ही थे। लगभग 15 मिनट में अब नाना जी का गांव आने वाला था। थोड़ी ही देर में नाना जी का गांव आया और बस गांव के बस स्टॉप पर रुक गई। मैं जल्दी से बस से उतर गया और बस मेरे पास से तेजी से निकल गई। मैंने बस स्टॉप पर देखा तो वहां पर मैं अकेला ही नजर आ रहा था। मैंने नाना जी को फोन लगाना चाहा, लेकिन फिर सोचा नाना जी का घर करीब ही तो है, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। इस वजह से मैंने नाना जी को फोन नहीं लगाया और मैं वहां से चल पड़ा। अब रात भी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, लेकिन मुझे उस रात का और सुनसान रास्ते का डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे इस बात का डर लग रहा था कि नाना जी के घर जाने से पहले एक शमशान घाट भी लगता है, उसे मैं कैसे पार कर लूंगा। ये सोचते सोचते ही मैं उस शमशान घाट के पास पहुंच गया। शमशान घाट के बाहर एक औरत उसका सर अपने घुटनों में डाले हुए रोते हुए मुझे दिख रही थी। मैं सोचने लगा कि इतनी रात को ये अकेली औरत इस सुनसान शमशान के पास बैठकर क्या कर रही है और क्यों रो रही है। मैं उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक ही गर्मी का मौसम होने के बावजूद भी मुझे काफी ठंड लग रही थी। मैं उस औरत के पास पहुंचा और उसे बोला, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो और आपका घर किधर है। लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बोल रही थी और रोए ही जा रही थी।
मैंने फिर से एक बार पूछा तो उसने घुटनों में से अपना सर उठाते हुए मेरी तरफ देखा तो मेरे पूरे शरीर में एकदम करंट ही दौड़ गया, क्योंकि उस औरत की आंखें पूरी तरह से सफेद थी और उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था कि मानो किसी ने उसके चेहरे पर किसी कुल्हाड़ी से मारा हो। उसके चेहरे पर काफी सारे जख्म थे। जैसे ही मैंने ये सब देखा तो मैं काफी ज्यादा घबरा गया और जल्दी से वहां से भाग निकला। लेकिन वो औरत मुझे बोल रही थी, रुको, भागो मत, मेरे पति को मेरे पास लाओ, उसे मारकर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन मैं उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। मैं काफी तेजी से वहां से भाग रहा था और भागते भागते थोड़ी ही देर में मैं मेरे नाना जी के घर पहुंचा। नाना के घर पहुंचने के बाद मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर नाना जी ने मुझे पूछा, बेटा क्या हुआ, इतना क्यों भागते हुए आए हो? तो मैंने मेरे नाना जी को सारी बात बताई और उनसे पूछा कि वो औरत उसके पति को क्यों मारना चाहती है। तो नाना जी बोले, बेटा उसका नाम सारिका है, वो काफी अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके और उसके पति के काफी झगड़े होते थे। उसका पति उसे शराब पीकर काफी ज्यादा मारता था। 2 महीने पहले उनका काफी झगड़ा हुआ और उस झगड़े में सारिका के पति ने उसे एक कुल्हाड़ी से मार डाला। उसने उसके चेहरे पर काफी जोर जोर से वो कुल्हाड़ी मारी और वो गांव से फरार हो गया। लेकिन सारिका वहीं पर मर गई। फिर गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन हर अमावस की रात को सारिका उस शमशान घाट के आगे बैठकर रोती हुई काफी लोगों को दिख चुकी है। कहते हैं कि वो अभी भी उसके पति का इंतजार कर रही है और शायद जब तक वो उसे खत्म नहीं कर देती तब तक वो ऐसे ही दिखती रहेगी। लेकिन वो कई लोगों को अब तक दिख चुकी है, लेकिन उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। नाना जी की वो बातें मैं काफी घबराते हुए सुन रहा था। नाना जी के गांव को मैं लगभग 1 महीना रुका। 1 महीने के बाद मैं फिर से मेरे गांव को वापस जाने लगा। जब मैं उस शमशान घाट के आगे से जा रहा था तब मुझे उस रात की बात याद आ गई। तो मैं जल्दी से वहां से चलते हुए बस स्टॉप पर पहुंच गया। थोड़ी ही देर में मेरे गांव को जाने वाली बस आई और मैं मेरे गांव को वापस चला गया। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कहानी सुनते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब किया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलने जैसा लगेगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए उतना ही आसान है एक लाइक का बटन दबाना। तो दोस्तों, अपना दिल बड़ा करके एक लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई खौफनाक या डरावनी कहानी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।